सौगात देने वाले हैं। आज जीविका दीदियों को सौगात देंगे। बिहार की जीविका दीदियों को तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलने वाला है। दरअसल ये तोहफा है जीविका बैंक का। जीविका बैंक का शुभारंभ आज होने वाला है। खाते में 105 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। दिल्ली से पीएम मोदी इसकी शुरुआत करने वाले हैं। वर्चुअली इसकी शुरुआत होगी। जीविका निधि शाखा सहकारी संघ का उद्घाटन होगा और इसके जरिए कम ब्याज पर लोन देने का प्रावधान होगा। दरअसल ये जो संस्था है वो कम ब्याज पर जीविका दीदियों को, जीविका से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं उनको लोन देने का काम करेगी। और आपको बता दें, स्वरोजगार में जो जीविका महिलाएं हैं उनको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। केंद्र और राज्य दोनों से मदद मिलेगी। जीविका से जुड़े हुए सभी रजिस्टर्ड समूह इसके सदस्य होंगे। तो पीएम मोदी तोहफा देने वाले हैं, यानी कि अब इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच ये है, पहल इस ओर किया जा रहा है कि जो आधी आबादी है, यानी कि जो महिला है, वो सशक्त हो, स्वरोजगार कर सके। अगर उनको रोजगार के लिए पैसे की जरूरत है तो वो यहाँ से पैसे ले सकती हैं बहुत ही कम ब्याज पर। केंद्र और राज्य दोनों से मदद मिलेगी। परिवार के लिए परेशान है, कोई अपने पार्टी के अंदर में संपन्न महिलाओं के लिए परेशान है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार और माननीय नरेंद्र मोदी जी बिहार के अति पिछड़ा दलित जो महिलाएं हैं उनको स्वावलंबी बनाएं। राजनैतिक स्वावलंबन के लिए नहीं, आर्थिक स्वावलंबन के लिए। और देश में हम नंबर 1 हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस कार्य योजना के बाद तो हमारे डंका और बजेगा। अब देखिए, बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 सितंबर को दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय जैसे नेता शामिल होंगे। और माना यह जा रहा है कि चुनाव को लेकर यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण होगी। इस बैठक को लेकर बीजेपी और एनडीए के नेता उत्साहित हैं और तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन ने यह कहा है कि कोई बैठक बीजेपी कर ले, सरकार महागठबंधन की ही बननी है। तो अमित शाह की बैठक को लेकर महागठबंधन का ये कहना है कि कोई भी बैठक भारतीय जनता पार्टी कर ले, सरकार जो है वो महागठबंधन की इस बार बनने वाली है। तो दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक बुलाई है, जिसमें कि बिहार बीजेपी के बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। दोनों डिप्टी सीएम इसमें शामिल होंगे। बीजेपी के जो बिहार अध्यक्ष हैं वो शामिल होने वाले हैं। इसी को लेकर महागठबंधन ने तंज कसा है। शाह जी की बिहार पर विशेष नजर है। एनडीए के प्रति बिहार वासियों के जबरदस्त रुझान को तरीके से उपयोग पर गहन मंथन के लिए उन्होंने बिहार भाजपा नेताओं की बैठक 3 सितंबर को दिल्ली में बुलाई है। बैठक में राज्य के दोनों डिप्टी सीएम, संगठन महामंत्री, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सहित कोर कमेटी के प्रमुख लोग शामिल होंगे। चुनाव मोड में आए बिहार के भाजपा कार्यकर्ता एनडीए के अन्य घटक दलों के साथ आपसी सामंजस्य स्थापित कर चुनाव अभियान का आगाज कर रहे हैं। केंद्रीय नेताओं के मार्गदर्शन के बाद बिहार में कार्यकर्ता तन मन से सक्रिय हो जाएंगे। माननीय अमित शाह जी ने बिहार बीजेपी नेताओं को दिल्ली स्थित आवास पर बैठक के लिए आमंत्रित किया है। यह एनडीए में बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए, समन्वय स्थापित करने के लिए आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा बिहार बीजेपी नेताओं को बुलाया गया है। इससे गठबंधन में शामिल दलों में सामंजस्य, सीटों का बंटवारा, अन्य सारी जो गतिविधियां होनी है उसके लिए सहायक के रूप में यह बैठक देखा जा रहा है। आगे तो जो फैसला लेना है, एनडीए के सभी शीर्ष नेता आपस में बातचीत कर एनडीए में शामिल सभी नेताओं को विश्वास में लेकर के कोई भी अंतिम फैसला करेंगे। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा की सफलता से घबराई बीजेपी अब दिल्ली में बैठक कर रही है। अब हार निश्चित दिख रही है। जनता का जो सुनामी आया इस वोटर अधिकार यात्रा में, जन सैलाब उमड़ा, इससे पूरा एनडीए का कुनबा बौखलाया हुआ है, बेचैनी में है। अब चाहे लाख बैठक कर लें दिल्ली से लेकर पटना तक, कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता ने मूड बना लिया, मन बना लिया है कि इस बार बिहार में एनडीए सरकार को हटाएंगे।
और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, एक बड़ी बैठक गृह मंत्री ने बुलाई है 3 तारीख को, और जिसमें कि बिहार बीजेपी के कई लोग जुड़ने वाले हैं इस बैठक में। तो किन मायनों में ये बैठक जो है महत्वपूर्ण होने वाली है? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले अमित शाह ने यह बैठक बुलाई है और इस बैठक में तमाम जो बिहार बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं वो शामिल होंगे। जैसे डिप्टी सीएम की बात कर लें, प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें और अन्य लोगों की बात कर लें, तो कल एक बड़ी बैठक है और इसमें जो चुनाव की रणनीतियाँ हैं उन रणनीतियों पर चर्चा होनी है। साथ ही साथ जो सहयोगियों की जो डिमांड है या फिर सीटों पर जो बातचीत करनी है उस पर भी चर्चा होनी है। तो कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से बिहार विधानसभा का चुनाव जो 2025 का है उस चुनाव को लेकर के यह बैठक बुलाई गई है। आमतौर पर जब भी चुनाव जिस राज्य में होता है उस चुनाव के पहले जो तैयारियां होती हैं उन तैयारियों को लेकर के बैठक बुलाई जाती है और इस बार चूंकि बिहार का चुनाव है तो लिहाजा अमित शाह ने बिहार के नेताओं को बुलाया है। और जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री हों, अमित शाह खुद हों या जेपी नड्डा हों या अन्य जो भाजपा के जो बड़े चेहरे हैं उनका बिहार दौरा भी हो रहा है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है जो तैयारियां हैं बीजेपी की वो भी तेज हो चुकी हैं। अभी कई और तैयारी करनी है बड़े पैमाने पर, चीज़ों को ज़मीन पर उतारना है, सीट शेयरिंग के साथ साथ सहयोगियों के साथ कैसे इस चुनाव में और समन्वय बने, इन तमाम चीज़ों को देखना है। तो लिहाजा यह बैठक बुलाई गई है। अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे, पूरा जो फीडबैक है वो लेंगे। और साथ ही साथ जो बिहार बीजेपी के जो नेता वहाँ जाएंगे वो भी अपनी अपनी तैयारियों के साथ जाएंगे। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग विधानसभा जो सहयोगी हैं उनकी डिमांड क्या है, किस सीट पर कौन लड़ना चाहता है, या फिर जो चुनाव में जो ज़रूरतें क्या हैं बिहार की, या फिर कैसे तैयारी करनी है और क्या डिमांड है बिहार की, उन तमाम चीज़ों पर कल बातचीत की संभावना जताई जा रही है। चूँकि अमित शाह इस बैठक में खुद अध्यक्षता करेंगे और कहा भी जा रहा है कि इस चुनाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह खुद कहीं ना कहीं मॉनिटर भी कर रहे हैं, देख भी कर रहे हैं और उन्हीं के मॉनिटरिंग में ही ये जो पूरी तैयारी है बिहार विधानसभा चुनाव की वो होनी है। और इसी को देखते हुए कल बैठक बुलाई गई है अमित शाह के द्वारा, जिस बैठक में बिहार भाजपा के दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जो महत्वपूर्ण और बड़े चेहरे हैं वो शामिल होंगे। जी तो बिल्कुल शैलेंद्र, एक तरफ देखिए गृह मंत्री के नेतृत्व में रणनीतियां बन रही है, दूसरी ओर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक साथ जो है वो जो प्रदेश की आधी आबादी कही जाती है यानी कि महिला है उनको लुभाने का भी काम किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए आज एक बड़ा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे और बिहार को एक बार फिर से बड़ी सौगात देंगे। जो जीविका समूह है, जो संघ बनाया गया है सरकार के द्वारा, उसका जो लोकार्पण तो करेंगे, साथ ही साथ जीविका संघ को 105 करोड़ रुपया भी जो वो ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा। तो कहीं ना कहीं बिहार में महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के लिए जो काम किए जा रहे हैं उस काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए और चुनाव के पहले कैसे तमाम जो घोषणाएं हैं उन घोषणाओं को कैसे पूरा किया जाए, जमीन पर उतारा जाए, इसको लेकर के प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और प्रधानमंत्री यही कारण है कि लगातार बिहार भी आ रहे हैं और इस तरीके के कार्यक्रम जैसे वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री के द्वारा लगातार बिहार को जो तोहफा देना है या फिर जो उन्होंने वादा किया है उसको पूरा किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज दिन के 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे और मुख्यमंत्री आवास के साथ साथ बिहार के अलग अलग जिलों में भी कई कार्यक्रम होने हैं, जिन कार्यक्रमों के जरिए जीविका समूह और अलग अलग लोग जुड़ेंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ बिहार सरकार के अन्य जो मंत्री हैं वो भी इसमें जुड़ेंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम है जो वर्चुअल कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को आज और खास करके बिहार की महिलाएं जो जीविका से जुड़ी हैं उन्हें बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। उन्हें 105 करोड़ रुपया जो राशि है वो हस्तांतरित किया जाएगा। जी बिल्कुल शैलेंद्र, तो एक तरफ रणनीतियां बन रही हैं, दूसरी तरफ महिलाओं को लुभाने का काम किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग खबरों में आगे। देखिए, राहुल गांधी ने SIR को लेकर हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही थी, जिस पर जेडीयू और बीजेपी ने तंज कसा है। अब जेडीयू के सचिव साकेत सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की बातों का कोई अर्थ नहीं है, तो वहीं बीजेपी के प्रभाकर मिश्रा ने यह कहा है कि उनका हाइड्रोजन बम भी जनता के बीच उपहास का मुद्दा बन गया है। देखा जाए, राहुल गांधी जी जिस व्यक्तित्व का नाम है वो कुछ भी खोल सकते हैं, कुछ भी फोड़ सकते हैं, कुछ भी गिरा सकते हैं, उसका कोई अर्थ निकालने का मतलब नहीं बनता है। क्योंकि उसका अर्थ में जब आप जाने की कोशिश करिएगा तो आपको हंसी के पात्र के सिवा वैसा कुछ नहीं लगेगा।
कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के पहले के दिए सारे बम बयान तो फुस हो गए। अब सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम जनता के बीच उपहास का मुद्दा बन गया है। बिहारी विरोधियों की जमात को लेकर पटना की सड़कों पर उतरे युवराज की वोटर अधिकार रैली को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। अब बयानों के कितने भी बम राहुल गांधी फोड़े बिहार वासियों पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। देखिए, तेजस्वी यादव का पटना के मरीन ड्राइव पर डांस करते हुए वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है काफी ज्यादा। और इस वीडियो में तेजस्वी यादव कुछ लड़कों के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वीडियो तेजस्वी यादव की दरअसल बहन रोहिणी आचार्य ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और इसके बाद से ही ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो चुका है। देखिए, इन तस्वीरों में जो कुछ बच्चे हैं मरीन ड्राइव पर डांस कर रहे हैं, उसी बीच तेजस्वी यादव भी उस वीडियो में नजर आते हैं। यानी कि मस्ती करते हुए ये वीडियो तेजस्वी यादव का दिखाई दिया है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो आरजेडी के समर्थक हैं, तेजस्वी यादव के समर्थक हैं, वो पसंद कर रहे हैं। इस पर कमेंट्स भी आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइक्स भी किए जा रहे हैं और इस वीडियो को शेयर भी किया जा रहा है। मरीन ड्राइव पर डांस करते हुए तेजस्वी यादव का ये वीडियो। चलिए, इसके बाद एक बड़ी खबर मिल रही है बक्सर से, जहां पर पास्ता खाने से एक ही परिवार के 7 लोग बीमार होने की खबर मिल रही है। और दरअसल बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई है। बक्सर एसपी ने ये बताया है कि ये सभी लोग पास्ता खाए थे, जिसके बाद सभी की तबीयत बिगड़ी और इन सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। ये घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र के दाहिवर गांव की है। घटनास्थल पर पुलिस हालांकि मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एफएसएल टीम भी अब वहां पर पहुंचने वाली है। इसके बाद जो सैंपल है खाने का वो लिया जाएगा और उसके बाद पता लगाया जाएगा कि आखिर ये कैसे हुआ है। फूड पॉइजनिंग का इनिशियली ये मामला सामने आया, उसके बाद 2 लोगों की मौत की भी खबर मिल रही है। तो इसके बाद ये जो मामला है काफ़ी गंभीर हो गया है। 2 लोगों की मौत हो गई, वो भी पास्ता खाने की वजह से, जो कि पास्ता काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। सभी लोग लगभग हर दूसरे तीसरे घर में पास्ता लोग खाते हैं। खासतौर पर बच्चे जो हैं काफ़ी शौकीन होते हैं पास्ता खाने के। और पास्ता खाने की वजह से कुछ लोगों के बीमार होने से अब सनसनी फैल गई है। हादसे के बाद बक्सर एसपी सुबह हमारे घटनास्थल पर पहुंचे हैं और पूरे मामले की जांच वो खुद अपने स्तर से कर रहे हैं। बक्सर एसपी सुबह हमारे अपनी पूरी टीम के साथ यहां पहुंचे हैं और घटना की बारीकियों की जांच हो रही है कि किस तरह से घटना घटी है, मौत की वजह क्या है। मौत की वजह को लेकर बक्सर एसपी सुबह हमारे यहाँ पहुँचे हैं और बताया जा रहा है कि जो परिवार के सभी सदस्य जो हैं वो पास्ता खाए थे। पास्ता खाने के बाद सभी की तबीयत ख़राब हुई है और तबीयत ख़राब होने के बाद उन्हें इलाज के लिए भेजा गया, जिस मामले में 2 लोगों की मौत हुई है। बाकी सभी लोगों का इलाज चल रहा है। फिलहाल मौके पर घटना की जांच के लिए वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से भी जांच की जाएगी कि मौत की वजह क्या है, कौन दोषी है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बक्सर एसपी सुबह हमारे इस पूरे मामले की जांच खुद अपने स्तर से कर रहे हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18, दहिवर गाँव, बक्सर। खबर भागलपुर से मिल रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक बार फिर से असामाजिक तत्वों की शरारत का शिकार दरअसल ये ट्रेन बन गई है। भागलपुर मंदार हिल रेलखंड पर पंजवाड़ा हॉल के पास में जमालपुर हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस पर अज्ञात लोगों ने पत्थर बरसाए हैं। तेज आवाज और खिड़कियों के टूटने से ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस दौरान किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं पहुंची है, लेकिन कोच C4 की कई खिड़कियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। तो आपको बताते चलें कि लगातार बताया जा रहा है कि महीने में ये दूसरी बार है जब वंदे भारत पर इस तरीके के असामाजिक तत्वों द्वारा हमले की खबर मिली है। आप खुद देख सकते हैं इन तस्वीरों में जो खिड़की के जो शीशे हैं वो यहाँ पर टूट चुके हैं, पत्थर बरसाए गए हैं। अब सवाल यही है कि बार बार आखिर वंदे भारत ट्रेन को टारगेट क्यों किया जा रहा है। और ये मामला पहला नहीं है, इससे पहले भी कई बार कई अलग अलग जगहों से वंदे भारत ट्रेन को टारगेट करते हुए का मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर के सकरा के श्री बलराम हाई स्कूल मैदान में 3 सितंबर को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होना है। इसके बाद 8 सितंबर को मीनापुर में भी सम्मेलन होगा और सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। बिहार में एनडीए की तरफ से लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन हर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे हैं और मुजफ्फरपुर में भी अब तक कई विधानसभा क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हो चुका है, जिसमें कांटी से यहां आगाज हुआ था, उसके बाद बोचहां
और औराई और अन्य विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, जिसके बाद अब अगली बारी यहाँ पर सकरा और मीनापुर की है। सकरा विधानसभा क्षेत्र में 3 सितंबर को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होना है, वहीं मीनापुर में 8 सितंबर को होगा। सकरा विधानसभा क्षेत्र में जो होने वाला एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन है, उसको लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। सकरा के श्री बलिराम हाई स्कूल मैदान में आप तस्वीर देखिए कि टेंट बन रहा है और यहाँ से एनडीए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश की जाएगी। जितने भी एनडीए के कार्यकर्ता है, सभी जो बीजेपी, एलजेपी, जेडीयू और अन्य जो पार्टी है उनके कार्यकर्ता है, उन सबको एकजुट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर भीड़ जो है हजारों की संख्या में जुटाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात कि इस सभा में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री लेसी सिंह, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद और लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी सहित एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो जिस तरीके से बिहार में इन दिनों एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर रहा है, तो ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह काफी अहम है। और मुजफ्फरपुर में अब जो अगला यह कार्यकर्ता सम्मेलन है वह सकरा में होने वाला है, उसके बाद मीनापुर में होने वाला है, जिसको लेकर तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। भागलपुर में देखिए एक बार फिर से पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बढ़ते हुए गंगा के जलस्तर के कारण लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ रहा है। खास तौर पर दियारा इलाका जो है पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। ऐसे में सैकड़ों परिवार फिर से बाढ़ राहत शिविर की ओर लौटने लगे हैं। आपको ये बता दें कि हाल के दिनों में गंगा का पानी कम होने से लोगों को राहत जरूर मिली थी, लेकिन बाढ़ पीड़ित अपने अपने घर जा चुके थे। अचानक से जलस्तर में वृद्धि हुई और दियारा इलाका डूब गया। लोगों को घर खाली करके सुरक्षित जगह पर शरण लेना पड़ रहा है। भागलपुर में गंगा का जलस्तर कम होने के बाद बाढ़ पीड़ित बाढ़ राहत शिविर से धीरे धीरे अपने घर वापस लौट रहे थे, लेकिन एक बार फिर से भागलपुर में गंगा के जलस्तर में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिससे कि फिर से लोग अपना घर छोड़कर वापस राहत शिविर में लौटने लगे हैं। हाल के दिनों में भागलपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, ऐसे में लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। घर गेलो छलो फिर आबि गेलो काल खन गेले तुरंत आबि गेले खूब पानी भे गेले घर में। शेखपुरा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट के निदान के लिए डीएम ने टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसके माध्यम से 7 निश्चय योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाया जाएगा। इसके बावजूद दिक्कत होने पर हर शनिवार को डीएम कार्यालय को सूचना दे सकते हैं। न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा की इस रिपोर्ट को देखिए। जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और कहा जा रहा है कि लगभग 117 नई योजनाओं को ली गई है, जिसमें 114 लगभग पूरा होने की बात कही जा रही है। डीएम प्रत्येक शनिवार को इसकी मॉनिटरिंग करते हैं ताकि पानी का जो संकट है वो शहरों अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में वो नहीं हो पाए। हम अभी जानते हैं जो पानी का सप्लाई भी कर रहे हैं, आपूर्ति कर रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में क्या स्थिति पानी का भी है। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णुदेव पासवान है। क्या स्थिति है? पानी का स्थिति है समय से हर दिन खुलता है पानी 30 दिन। कितना टाइम समय देते हैं? समय देते हैं 6 बजे से लेकर 9 बजे सुबह में, शाम में 3 बजे से 6 बजे तक। शनिवार को हम लोग इसका रिव्यू करते हैं पंचायती पीएचडी का, और एक एक वार्ड का, एक एक गांव का हम लोग रिव्यू करते हैं कि कहाँ पे समस्या क्या है, और उसको क्रॉस वेरीफाई कराते हैं वीडियो के माध्यम से। तो लगभग जितने भी चापाकल थे हम लोगों ने मरम्मत करा दिया है। जो भी हम लोगों का पाइपलाइन में लीकेज था उसको भी सही करा दिए हैं। अब वही मामले बचे हुए हैं जहाँ पे हम लोग का एक्सटेंशन था या लेफ्ट आउट था, उसको भी हम लोग इस पर जल्दी करा लेंगे। लगभग सभी जगह काम स्टार्ट हो गया, जिसका वर्क लॉट हो गया है, और जो निविदा की प्रक्रिया में वही बचे हुए हैं। तो इस बार मुझे लगता है कि पानी की समस्या उतनी नहीं होगी। जहाँ भी हम लोग का समस्या था हम लोगों ने एक्स्ट्रा स्कीम लेकर उसको कराने की कोशिश। शहरी जलापूर्ति हो या ग्रामीण जलापूर्ति बिल्कुल सही ढंग से किया जा रहा है। निश्चित रूप से डीएम की मॉनिटरिंग भी लगातार हो रही है और कहा जा रहा है कि जो भी चापाकल जिले के अंदर खराब थे सभी की मरम्मति कर ली गई है ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल मिल पाए। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18, शेखपुरा। जमुई में स्केटिंग के प्रति लोगों का लगाव बढ़ रहा है। स्केटिंग में छोटे छोटे बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। जिले के वेदांत और प्रांशु रोलिंग ने स्केटिंग में स्टेट लेवल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। छोटी उम्र में ही वेदांत और प्रांशु स्केटिंग भारत को लेकर के काफी ज्यादा गंभीर दिख रहे हैं। बातचीत की है संवाददाता केसी कुंदन ने। जिले में स्कूली बच्चों के बीच स्केटिंग का क्रेज बढ़ते जा रहा है और जहां देखा जाए तो दर्जनों बच्चे स्केटिंग का ट्रेनिंग लेकर अब चैंपियनशिप में मेडल जीत रहे हैं। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, और बड़ी बात है कि छोटे छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हो रहे हैं। गले में इनके दोनों के पास मेडल है और जो ब्रॉन्ज मेडल है,
और ये लोग ट्रेनिंग लेकर, अगर देखा जाए तो अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं और LKG के स्टूडेंट है, मतलब LKG में पढ़ाई करते हैं, लेकिन स्केटिंग को लेकर जो क्रेज है वो सामने है। हर दिन यहाँ पर आकर पसीना बहाते हैं, मेडल जीते हैं, मेडल जीते हैं। क्या नाम है आपका? कांशु कुमार। आपने भी मेडल जीता है? कौन सा मेडल है? ब्रॉन्ज है। कौन सा मेडल आपने जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अच्छा, इतनी कम उम्र में मतलब स्केटिंग जैसा खेल, ऐसा क्यों सोचा आपने? बस शुरू से टीवी पे देखते थे स्केटर्स को, तो धीरे धीरे लालसा हो गई। करवाती हैं आप? चौकीदार से करवा रहे हैं। चौकीदार से डेली आती है? डेली आते हैं। अच्छा, तो उसको क्यों सिखवा रही हैं ये? सिखा रहे हैं इसीलिए कि मोबाइल में देखते हैं तो बोले कि हम दोनों लड़का के सिखावेगा कल, आगे बढ़ावेगा कल। कि इंटरनेशनल चैंपियनशिप में ये लोग कल मेडल लाए भारत के लिए, और इसी सोच के अनुसार इन लोगों को मेडल स्केटिंग सिखाया जा रहा है, और जिसका परिणाम भी अभी हो रहा है कि छोटे उम्र में ये बच्चे मेडल अपने नाम कर रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और इसी के साथ खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।